आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर है 15। इसका ये तीसरा भाग हम देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखें। संविधान का निर्माण चैप्टर है हमारा, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से टेलीग्राम पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। देखिए, आप NCERT के हेडिंग नंबर 3.2 को देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। अब ये कौन से प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और क्यों काम चलने वाला नहीं है, इसको समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था यहाँ पे। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट ये भी बता दूं कि कोशिश ये करें कि इस चैप्टर को आप वीडियो बेशक से 2 बार देख लें। एक बार आप NCERT से पढ़ लें, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, पर आप कोशिश ये करें कि नोट्स ना बनाएं। ठीक है, इस चैप्टर के अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको थोड़ी दिक्कत ये होगी कि इसमें स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आपके नोट्स बनाने वाला कंटेंट आपको मिलेगा नहीं चैप्टर के अंदर ज़्यादा। तो आप चैप्टर को नोट्स बनाने से ज़्यादा बेटर है कि आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे बात चल रही है, एक किसान आंदोलन के नेता थे, समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, इनको NG रंगा कहा जाता है। ठीक है, NG रंगा जो थे किसान नेता थे, किसान आंदोलन के नेता थे, समाजवादी विचारों वाले नेता थे। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत किया। ठीक है, NG रंगा ने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत किया। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो नेहरू जी द्वारा लाया गया था। इन्होंने स्वागत करते हुए कुछ कहा। क्या कहा, इस स्टेटमेंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। NG रंगा कहते हैं कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। ठीक है, ये नहीं देखें कि किसकी संख्या कम है, किसकी संख्या ज्यादा है, ऐसे ना देखें, बल्कि आर्थिक स्तर पे देखें कि कौन कितना ज्यादा गरीब है, कौन कितनी ज्यादा तकलीफ में है। ठीक है, NG रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब लोग हैं। इनकी नज़र में असली अल्पसंख्यक वो लोग हैं जो दबे कुचले लोग हैं। ठीक है, इन्होंने अल्पसंख्यक की परिभाषा थोड़ी बदल दी। इन्होंने अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, वैसे हम अल्पसंख्यक उसे मानते हैं, जैसे मान लो कहीं पे जनसंख्या है 500 लोगों की, 500 लोगों में मान लो आप ये मान लो 400 लोग जो हैं वो X धर्म से हैं और 100 लोग जो हैं वो किसी Y धर्म से हैं। तो अगर धर्म के आधार पे हम देखें तो जो ज़्यादा हैं वो तो हमारे बहुसंख्यक हो जाएंगे, और जो धर्म के आधार पे देखें जो कम है वो हमारे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अल्पसंख्यक देखें तो वो होता है जो संख्या में कम हो। तो इन्होंने उस चीज़ को कम नहीं माना, बल्कि इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक की व्याख्या अलग तरीके से की है। इन्होंने कहा है कि आर्थिक स्तर पर देखा जाना चाहिए, कौन कितना गरीब है। जो ज़्यादा गरीब और दबे कुचले लोग हैं वो इनकी नज़र में असली अल्पसंख्यक है। इन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में हर व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, इसको इन्होंने सराहा, लेकिन कुछ सीमाओं को भी चिन्हित किया, यानी कुछ लिमिटेशन, कुछ कमियां थी, उसको भी इन्होंने बताया। देखो इन्होंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सारे समझते चलो। इन्होंने कहा कि जब तक अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं होगा। यानी इन्होंने कहा कि केवल कानून बना देने से कोई फायदा नहीं है। कानून बना दो मान लो और वो कागजों पर ही रह जाए तो उससे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि उस कानून को लागू करने के लिए प्रभावी इंतजाम होना चाहिए। यानी कि जब तक अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं होगा तब तक गरीबों के लिए उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। इन्होंने कहा कि अब यानी संविधान के समय की बात है, अब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है, पहले नहीं था। ठीक है, अब वे जो लोग हैं वो सभा भी कर सकते हैं, अपने सम्मेलन भी कर सकते हैं, अपने संगठन भी बना सकते हैं। ठीक है, उनके पास नागरिक स्वतंत्रता है क्योंकि संविधान दे रहा है। और यहीं पे इन्होंने एक और बात कही कि ये जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए, यानी कि ऐसा माहौल बनाया जाए। ठीक है, एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए, यानी यहाँ पे आएगा दिए गए, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, प्रयोग कर सके। यानी कि देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, जाति प्रथा का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जाति प्रथा जो है हमारे देश में थी और है। जाति प्रथा के तहत क्या होता था, भेदभाव होता था। ठीक है, अभी भी कहीं कहीं होता है। तो जब संविधान बना तो संविधान में जाति प्रथा को खत्म कर दिया गया कि छुआछूत नहीं होगी, लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून भी बन गए। पर आप सोचो कि जब हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया था, क्या उसके बाद कानून जो बन गए थे, क्या सच में ऐसा हो गया? जाति प्रथा क्या समाप्त हो गई? क्या छुआछूत समाप्त हो गई? क्या भेदभाव समाप्त हो गया? अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको पता लगेगा कि कानून तो बन गया है,
पर अगर उसको धरातल पर देखोगे तो सच में वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। जाति प्रथा देखोगे गाँव में अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी कि यही इनका कहने का मतलब था कि ऐसा ना हो कि अधिकार तो दे संविधान, पर वो लागू ना हो पाए, वो लोगों को मिल ना पाए। तो अगर अधिकार दे दिए गए संविधान द्वारा और लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे तो मामला फिर खराब हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि सरकार को हमको ऐसी परिस्थितियां बनानी होंगी, ऐसा माहौल बनाना होगा जहां पे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो सच में जनता उसका इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। एनजी रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। अब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आपके पेपर में आ जाएगी, आपको केवल इतना लिख के दे देंगे कि उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। ये कथन किसका है? एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाएगा, आपसे पूछ लेंगे किसने कहा, एनजी रंगा ने, या फिर आपको 2-3 नाम और दे देंगे तो आपको पहचानना होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको बुक में और वीडियो में ध्यान से इसको देख लेना है, समझ लेना है, क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। अब देखिए एनजी रंगा ने और क्या कहा, इसे समझिए। एनजी रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे संविधान सभा में इतने सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और सभी यहाँ पे गरीब जनता की बात कर रहे हैं, ठीक है, सभी यहाँ पे आम जनता की बात कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन अगर सच देखा जाए तो गरीबों और यहाँ पे सभा में बैठे लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है, इनको ऐसा लग रहा था। यानी इन्होंने कहा कि आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच में एक बड़ी खाई है, ठीक है, और इन्होंने उसी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये कह रहे हैं कि हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने देश की आम जनता का, और उसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं है। हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आप देखोगे अगर संविधान सभा में, तो वहाँ पे बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग आपको दिखेंगे, ठीक है। आम जनता से बहुत कम ही होंगे जो बिल्कुल निचले लेवल से होंगे जो संविधान सभा में मिलेंगे, ऐसे बहुत कम होंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और इसमें से कुछ समय लग सकता है, कह रहे हैं कि हम जनता के लिए हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है, इसमें कुछ समय लग सकता है। तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी होंगे, ट्रस्टी मतलब उनके शुभचिंतक समझ लो, हिमायती समझ लो, या उनके लिए काम करने वाले समझ लो, उनके हम ट्रस्टी रहेंगे, उनके हिमायती रहेंगे और उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा एनजी रंगा ने कहा। तो ये आपको लाइनें समझनी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप समझते हुए चलें। और आगे देखिए, एनजी रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे समूहों में गिनाया, ठीक है, ये गरीबों की बात करते थे, ये दबे कुचले तबकों की बात करते थे, इन्होंने आदिवासियों की भी बात करी है। तो ये आदिवासियों वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे ही समूहों में गिनाया। इनमें एक व्यक्ति थे जो बहुत ही अच्छे वक्ता थे, जो बहुत अच्छा बोलते थे, जबरदस्त वक्ता आप कह लो, वो थे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह ने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत किया और इन्होंने भी स्वागत करते हुए कहा, क्या कहा समझिए, जयपाल सिंह ने कहा है समझिए, ये कहते हैं कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की बारीकियों को, पेचीदगियों को समझता होऊंगा, लेकिन मेरा सहज विवेक, मेरा दिमाग कहता है, मेरी समझ कहती है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्योंकि देखो आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आदिवासी लोग थे, समाज जो था उनसे कटा हुआ था, कहीं ना कहीं आदिवासी लोगों को वो काफी पिछड़ा या फिर पिछड़े थे भी, और उनको अलग ही नजरिए से देखा जाता था आदिवासी लोगों को। इसीलिए कह रहे हैं कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि मैं इतनी बारीकियों को समझ पाऊंगा या मेरे अंदर इतनी समझ होगी, लेकिन कहते हैं फिर भी जो मुझे समझ है, जो मेरा दिमाग कहता है, उसमें ये कहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मिलकर कार्य करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपको समझते हुए चलना। आगे देखिए, ये कहते हैं अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया तो वो मेरा समूह है, क्योंकि जो आदिवासी थे इनके साथ काफी भेदभाव था।
ठीक है, ये कह रहा है अगर भारतीय जनता में कोई ऐसा समूह है जिसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ तो वो मेरा समूह है। कहते हैं कि मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनको इग्नोर किया जाता है। कहते हैं कि मेरे समाज का पूरा इतिहास जो है वो भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है। तो ये बता रहे हैं कि मतलब जो इनके साथ किस तरीके से शोषण होता था, इनके साथ किस तरीके से भेदभाव होता था, उसका इतिहास रहा है पूरा, इन्होंने बताया। और ये कहते हैं कि जिसके बीच में जब तब विद्रोह और अव्यवस्था फैली है, और इसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर मैं विश्वास करता हूं, ऐसा कह रहे हैं जयपाल सिंह। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं, ये सारी स्टेटमेंट समझिए। कहते हैं इसके बाद भी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ की बातों पे विश्वास करता हूं। यानी इनका कहने का मतलब था कि इस समाज में आदिवासियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, उनका शोषण हुआ है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास रखता हूं इन सब चीज़ों पे। और कहते हैं कि मैं आप सबके इस संकल्प का विश्वास करता हूं कि अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, क्योंकि देश आज़ाद, संविधान बनेगा, ठीक है, संविधान बन जाएगा और देश में लागू होगा, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होगी। तो कह रहे हैं कि हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसरों की समानता होगी, यानी सभी को मौके मिलेंगे, जहां किसी की उपेक्षा नहीं होगी, यानी किसी को इग्नोर नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसे समाज की रचना करने जा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझना था। देखो यहाँ पे हमने एनजी रंगा के विचारों को पढ़ा, जयपाल सिंह के विचारों को पढ़ा, तो यही पॉइंट ऐसे ऐसे बनते हैं और इस स्टोरी में हम ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते। आप देखोगे एनसीईआरटी में जैसा लिखा है एज इट इज मैंने वैसा ही लिखा है, मैंने बहुत कम शब्दों को बदला है जो आसान बनाने के लिए, क्योंकि किसी की कही हुई बातों को आप ज़्यादा मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। आगे देखो जयपाल सिंह क्या कहते हैं। जयपाल सिंह कहते हैं कि आदिवासियों की सुरक्षा के लिए तथा उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियां यानी माहौल रचने की आवश्यकता है, एक जरूरी माहौल बनाने की आवश्यकता है। इस पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुंदर वक्तव्य दिया, एक भाषण दिया और एक मतलब बहुत अच्छी बात कही। समझिए क्या कहा इन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है। अगर हम आदिवासी कबीलों की संख्या देखें तो वो कम नहीं है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा है मतलब संख्या के आधार पे, लेकिन इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए? संरक्षण चाहिए। उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया जहाँ वो रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। ठीक है, जंगल इनका घर है, जंगलों से जुड़े लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, और इन्हें जंगलों और उन्हें उनके जंगलों और यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, और गांव से वंचित कर दिया गया। ठीक है, आप समझिए कि जंगलों में रहते थे, जंगलों से जुड़े हुए हैं, और इनको इनके गांवों से, इनके जंगलों से ही इनको वंचित कर दिया गया, यानी इनके साथ भेदभाव हुआ था। अंग्रेजों के समय से ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे उन्होंने जंगल के कानून बना दिए थे, और आदिवासी जो पहले पूरे अधिकार के साथ रहते थे जंगलों में, इन पर भी बंदिशें लागू कर दी थी, और ये काफ़ी वंचित रहे हैं। ठीक है, ये भी बताया जा रहा है। ये कहते हैं कि उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हैं, इन्हें जो शेष समाज है, बाकी समाज है, वो इनको आदिम और पिछड़ा मानते हुए उन्हें हिकारत की नज़रों से देखता है। यानी कि मतलब उन्हें कहीं ना कहीं एक आप ये समझ लो मतलब पिछड़े रूप में, घृणा के रूप में, मतलब अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, ऐसा ये कह रहे हैं। जयपाल सिंह ने आदिवासियों और शेष समाज के बीच में जो मौजूद भावनात्मक और भौतिक फासला है, यानी जो एक फासला है लोगों के बीच में आदिवासियों के प्रति, उस फासले को ख़त्म करने के लिए बड़ा जज्बाती बयान दिया, इमोशनल बयान दिया। और इन्होंने कहा, समझिए इसे, ये कहते हैं कि हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट है यहाँ पे, आपको पढ़ना है, इसको समझना है आपको। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें ये पूरी की पूरी जो कथन है इनके, आपको ये समझते हुए चलना है। जयपाल सिंह जो थे ये पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, यानी उसका विरोध करते थे, लेकिन उनको ये भी लगता था कि विधायिका में, ठीक है, यानी कि सत्ता में आप कह लो, या फिर आदिवासियों के को विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए। और जैसे विधानसभा की सीट है, लोकसभा की सीट है, जो भी सीट है वहाँ पे इनको आरक्षण की भी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों की आवाज़ सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। अगर इनको सीटें वहाँ पे मिलेंगी, इनको आरक्षण वहाँ पे मिलेगा, तो लोग इनको समझेंगे। ठीक है, इनको लोग जो हिकारत की नज़रों से देखते हैं, घृणा की नज़रों से देखते हैं, या फिर इनको पिछड़ा और आदिम
वाली नज़रों से देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोग इनको समझेंगे और इनका मतलब स्तर जो है वो समाज में धीरे धीरे सही होने लगेगा, इसलिए इन्होंने बात करी। तो आप देखोगे जो एससी वर्ग से था उसने एससी की समस्याएं रखी, जो आदिवासी वर्ग से था यानी जो एसटी वर्ग से था उसने संविधान सभा में एसटी लोगों की समस्याएं रखी, ठीक है। जो जिस वर्ग से था, जो गरीब वर्ग से था उसने गरीबों की समस्या रखी, ठीक है। हर तरह की समस्याओं को संविधान सभा में रखा गया था, उस पर खूब चर्चाएं हुई थी, बहस हुई थी, और वही स्टेटमेंट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अगला देखिए 3.3, ये कह रहे हैं कि हमें हजारों साल तक दबाया गया है। अब ये कौन है भाई जिनको हजारों साल तक दबाया गया है, यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, इसे भी समझिए। देखिए संविधान में दलित जातियों, आपको पता है कि भेदभाव होता था, जाति प्रथा होती थी। संविधान में दलित जातियों के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए, एक समस्या ये आ रही थी, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। आप देखोगे जिस तरीके से मुस्लिमों को ये अधिकार दे दिया गया था, बाद में सिखों में भी ऐसी मांग चली थी, ईसाई जो भारत में रहते थे उनमें भी ऐसी मांग चली थी। ऐसे ही दलितों के लिए भी इन्होंने मांग करी थी पृथक निर्वाचिका की। और पार्ट 2 में हमने पृथक निर्वाचिका पढ़ा है कि पृथक निर्वाचिका पे बहादुर जो थे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद फिर कैसे उनको बाकी जो लोग थे उन्होंने खूब उनको धोया था, यानी उनका खूब मतलब विरोध किया था, आप ये देख सकते हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो उन्होंने भी एक समय में इसकी मांग की थी, लेकिन महात्मा गांधी जो थे इन्होंने ये कहते हुए विरोध करा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि ऐसा करने से समुदाय स्थायी रूप से यानी परमानेंट रूप से समाज से कट जाएगा। संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती है, क्वेश्चन है आपके, ठीक है। दमित जातियों को किस तरह से सुरक्षा दी जा सकती है, तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पे ऐसी जातियां भी है जिनको हमेशा से दबाया गया है, उसके लिए भीमराव अंबेडकर ने आवाज उठाई। एक समय ऐसा था जब इन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग करी थी, लेकिन बाद में इन्होंने ये मांग करनी बंद कर दी थी। क्यों कर दी थी, देखिए क्या हुआ था, समझिए आगे। दलित जातियों के कुछ सदस्यों का कहना था कि अछूत की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए नहीं हल किया जा सकता। ये जो छुआछूत वाली जो समस्या है देश में, उस समय जो ये समस्या थी, इसको केवल संरक्षण और बचाव से, केवल कानून बना देने से नहीं हल किया जा सकता। उनकी अपंगता के पीछे जाति में बटा हुआ समाज है, यानी जो समाज जो जातियों में बटा हुआ समाज है, जाति प्रथा जो समाज में है, ये कानून से नहीं जाएगी कि आपने कुछ कानून बना दिया। आपको पता है भारत में सारे कानून बना तो देते हैं पर उस तरीके से वो लागू नहीं हो पाते। तो ये केवल कानून बना देने से, केवल संरक्षण दे देने से, बचाव कर लेने से नहीं जाएगी। इस समाज के सामाजिक कायदे कानून जो बना रखे हैं, जो नैतिक मूल्य जो बना रखे हैं, इन मान्यताओं का हाथ है जो आज समाज में ये जाति प्रथा थी। समाज ने उनकी सेवा और श्रम का इस्तेमाल किया है, लेकिन सामाजिक तौर पर खुद से उनको दूर भी रखा है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, यहां तक कि कोई उनके साथ खाना, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, उनके साथ खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, उनके साथ खाना नहीं खाते हैं। उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, बाकी आप समझते हुए चलिए। यहाँ पे बात चल रही है कि दलितों के साथ कैसा बर्ताव होता था, उनके साथ छुआछूत वाली समस्या थी, समाज में कुछ ऐसे नियम बनाए हुए थे जिसके तहत इनके साथ भेदभाव होता था। जो ऊंची जाति के लोग थे इन्होंने इनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया पर खुद को इनसे दूर रखते थे, उनसे घुलने मिलने से कतराते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनको मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता था, इस तरीके का भेदभाव होता था। तो यहीं पे एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, मद्रास के जे नागप्पा। ये कहते हैं कि हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं और अब और कष्ट नहीं उठा सकते, यानी हमने हमेशा से तकलीफें ही उठाई हैं और अब नहीं उठा सकते। ये कहते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है, हमें मालूम है कि अपनी बात हमें कैसे मनवानी है। नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से जो हरिजन हैं, जो एससी हैं और जो दलित हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं है। आबादी में उनका 20 से 25% है उनकी आबादी, यानी देखा जाए तो आबादी भी इनकी ज़्यादा है, अल्पसंख्यक नहीं है। लेकिन इनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। ये कहते हैं कि उनकी पीड़ा का कारण ये है कि उन्हें बाकायदा समाज और राजनीति से हाशिए पे रखा गया है, इन्हें समाज और राजनीति से दूर रखा गया है। और उसका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं, मतलब संख्या वाली महत्वहीनता नहीं, बल्कि यह है कि उनके पास ना तो शिक्षा पहुंची है, ना ही शासन में उनकी हिस्सेदारी है। ये सबसे बड़ी इनके लिए समस्या थी, ठीक है। ये कहते हैं कि सवर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के एक
केजी खंडेल की आप बातें सुनिए, इन्होंने क्या कहा। ये कहते हैं कि हमें हजारों साल तक दबाया गया है, हमें दबाया गया है, इस हद तक दबाया गया है कि हमारे दिमाग और हमारी देह, यानी हमारे दिमाग और हमारे शरीर ने काम, अब शरीर हमारा काम नहीं करता, और हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो भाव शून्य हो गया, यानी अब इसमें कोई इमोशंस वगैरह नहीं आते। अब मतलब ये लगा लो कि हम बिल्कुल, मतलब समझ जाओगे मतलब किस हद तक मतलब इन्होंने बातें कही है कि कितना ज़्यादा इनके साथ भेदभाव होता है, इनको इतना दबाया गया है कि अब इनका दिमाग नहीं काम करता, इनका शरीर काम नहीं करता, ऐसी इन्होंने बातें कही है। ये कहते हैं ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं और ये हमारी स्थिति है। तो ये देखिए, ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट है इस चैप्टर के अंदर, किस किस को आप याद करोगे, आपको बहुत सारी समस्या आएंगी। तो इसलिए क्या है कि आप ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में ना रहे हैं, आप वीडियो को 1-2 बार देख लें और आप एक बार एनसीईआरटी 1-2 बार जरूर पढ़ें, आपको ये याद हो जाएगी। और इनसे संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको जल्दी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाने वाला हूँ, आपको बताऊंगा वहाँ पे चैप्टर वाइज की कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, बंटवारे की हिंसा के बाद अंबेडकर तक ने पृथक निर्वाचन वाली मांग जो थी छोड़ दी थी, क्योंकि पृथक निर्वाचिका की इन्होंने मांग जो की थी, इन्होंने देख लिया था कि मुस्लिमों ने फिर क्या करा था और किस तरीके से देश में हिंसा हो गई थी। ठीक है, किस तरीके से वहां पे एक अलग से पाकिस्तान की मांग चली थी और कितनी हिंसा हुई, ये चीज अंबेडकर जी देख चुके थे, इसीलिए इन्होंने पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया था। संविधान सभा ने अंत में ये सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा, यानी कि ये जो छुआछूत है इसको समाप्त किया जाएगा। हिंदू मंदिरों में सभी जाति के लोग जो हैं वो जा सकेंगे, उनके लिए खोल दिया जाए। निचली जातियों को विधायिका में और सरकारी नौकरी में दोनों जगह पे आरक्षण दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे भी समस्या नहीं हल हो पाएगी। तो सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसा लोग मानते थे। ठीक है, ये कहते थे कि इसके लिए समाज की सोच बदलनी होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गांव वगैरह में जहां पे जो पिछड़े गांव ज्यादा हैं, वहां पे आप देखोगे अभी भी छुआछूत वाली चीजों को मानते हैं लोग। कानून तो बना हुआ है, अब देश आजाद हुए 70 साल हो रहे हैं, क्या ये चीज अभी भी खत्म हो गई पूरी तरीके से? तो कहेंगे अभी भी खत्म नहीं होती, कहीं ना कहीं ये है लोगों के मन में। तो ऐसे में केवल कानून बना के या कानून पारित करके इसको नहीं खत्म किया जा सकता, इसके लिए लोगों की और समाज की सोच बदलनी होगी। जब सोच बदलेगी, लोग समझेंगे इस चीज को, तब ये चीजें खत्म होगी। ठीक है, और परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया, ये भी आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखने हैं। तो इस तरीके से ये बातें आपके सामने आई और यहाँ पे हमने कई सारे लोगों के द्वारा संविधान सभा में दिए गए विचारों को हमने यहाँ पे पढ़ा है, चाहे वो एनजी रंगा हो, चाहे वो दुलेकर हो, ठीक है, चाहे वो नागप्पा हो, चाहे वो जयपाल सिंह हो। लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग तरह की विचारधाराएं सामने रखी, उस पर चर्चाएं हुई, बहस चली और इस तरीके से चैप्टर हमारा आगे चलता रहेगा। अब हमारा बचा है लास्ट पार्ट, जो कि पार्ट 4 है। जल्दी आपको उस वाले पार्ट 4 को लाकर उसमें चैप्टर पूरा खत्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।